हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सबसे पहले इसकी कुछ बातें करें तो सिंपल क्या होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को गुड्स बेचती है। किस बेसिस पे? कि भाई आप इसको यूज कर लो। यूज करने का मतलब ऐसा नहीं कि उस गुड को खराब ही कर देना, मीन्स आप देखो, पहले इसको समझो, और अगर आपको पसंद आता है तो विद इन अ रीजनेबल टाइम आप हमें कंसेंट दे देना कि भाई हमें ये पसंद आ गया है, हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, आप उस रीजनेबल टाइम पे हमारा गुड क्या कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं। बट वो जो रीजनेबल टाइम है उसी के अंदर आपको जो चीजें करनी है। अदरवाइज वो रीजनेबल टाइम आपका एक्सपायर हो जाए तो वो गुड्स आप ही के पास मान लिया जाएगा कि भाई आप उसके ऑनर हो चुके हैं। बिकॉज आपका जो ये सेल है, ये जो सेल है, इस पे जो अप्लाई होता है वो होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। जो क्लियरली स्टेट करता है कि भाई आप जो आपका परचेजर है यानी कि बायर है उसे ऑनर कब मानोगे? पहला, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दे जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाए। दूसरा, वो रीजनेबल टाइम के अंदर आपको कंफर्मेशन दे दे कि भाई हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीसरा, वो रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो गया बट उसने ना ही कोई कंफर्मेशन दी रिजेक्शन की और ना ही कोई कंफर्मेशन दी एक्सेप्टेंस की, दोनों ही कोई कंफर्मेशन नहीं दी, बट उसने रीजनेबल टाइम के अंदर आपको गुड रिटर्न नहीं करा। इस केस में भी आप उसे क्या मान लेंगे, ऑनर मान लेंगे, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, वो भी मैंने कवर करा दिया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सबसे पहले याद रखना, आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस करो या फिर रिटर्न बेसिस, जो भी मान लो एक ही चीज है, आप इसे सेल की तरह ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी? सबसे पहली जो एंट्री करते हैं आप, वो यही करेंगे कि भाई आप इसमें आपका ट्रेड रिसीवेबल या ऑब्लिक डेटर जो भी कह लो वो आप बढ़ा लोगे। अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मीन्स आप अपनी सेल को क्या कर लोगे, बुक कर लोगे, भाई दिखाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। दूसरा, आपको मैं ये एग्जाम से भी कनेक्ट करा दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। दूसरी एंट्री क्या हो सकती है कि भाई आपके जो बायर थे उन्होंने कंसेंट दे दिया कि भाई हम नहीं खरीदेंगे आपके गुड्स को, तो ऑब्वियसली आप एंट्री को क्या करोगे, रिवर्स करोगे, भाई अपनी सेल को कम करोगे। सेल को आपने क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट, और आप रिटर्न भी कर सकते हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। दोनों केसेस में आपकी सेल कम हो जाएगी और ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पीएनएल पे आप कह लो कि उसका इफेक्ट आ जाएगा। अकाउंट डेबिट टू, ऑब्वियसली वो पैसे भी नहीं देने वाला हमें इस चीज के, टू डेटर्स, ठीक है। दूसरी एंट्री है। तीसरी एंट्री कि भाई उसने कंसेंट दे दिया, आपको फोन करा, बोल दिया कि भाई गुड्स मैंने ले लिया है, कुछ एंट्री करनी चाहिए, द आंसर इज नो। कोई एंट्री नहीं होगी एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। क्यों? एंट्री आप पहले ही करके चल रहे हैं। आपकी जो ये वन वाली एंट्री है, पहले वही एंट्री है जो आपको एक्सेप्टेंस के पहले आपने दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो, कई बार क्या होता है, आपकी जो एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर आप मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर लो पहले, मार्केट वैल्यू उस गुड की एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, भाई बढ़ गई है, 500 का गुड अब 600 रुपए का हो गया है। तो आपने भी फोन करा बायर को, बोला कि भाई अगर आपको अब एक्सेप्टेंस लेनी है ना तो हम 500 में नहीं देंगे, हम 600 में देंगे एक्सेप्टेंस, वो रेडी हो गया। तो इस केस में क्या करोगे भाई, वो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा, आपकी सेल 100 रुपए से ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली आप एक एंट्री और कर देंगे, किस बेसिस पे, यही सेम एंट्री यही आप दोबारा से कर दोगे। क्या एंट्री? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कि भाई आपने फिर से सेल बढ़ा दी। चौथा, एक और एस्पेक्ट हो सकता है इसका। चौथा एस्पेक्ट ये है कि कई बार आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो गिर जाती है, तो बायर आपको फोन करता है, कहता है कि भाई जो आपने 600 रुपए का गुड दिया था ना, आज के टाइम पे सेम गुड विद सेम क्वालिटीज 500 रुपए में बिक रहा है। आप क्या कहोगे? भाई सही बात है, मार्केट वैल्यू तो आपको भी पता है, एज अ ऑनर, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ ट्रेडर, तो आप भी बोलोगे कोई चिंता की बात नहीं है, मार्केट में 500 रुपए का बिक रहा है, आप भी 500 रुपए का ले लो। मीन्स आपने सेल्स कितने रुपए की बुक कर रखी है, 600 रुपए के हिसाब से, मीन्स एक्सेस सेल बुक कर रखी है। अब आप क्या करोगे, उस सेल को कम करोगे। तो आप इसमें एंट्री क्या करोगे, अगेन एंट्री ये वाली हो जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली, जिसमें आप अपनी सेल को कम करोगे और डेटर्स को भी कम करोगे, ठीक है। सेल्स को कम करने के लिए ऑब्वियसली डेबिट, और डेटर्स को कम करने के लिए क्रेडिट एज पर रियल अकाउंट। अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये आता है कि मान लो टाइम एक्सपायर भी नहीं हुआ और एट द एंड ऑफ ईयर भी पहुंच गए आप, और ईयर एंड का मतलब जो यहां पर है मेरा, वो है ट्रू एंड फेयर व्यू से। मींस आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, भाई आपकी तो सेल हो नहीं रखी है, वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है। मींस मान लो आज 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर को आप अपना बैलेंस, अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो, और आपकी जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जा रखी थी, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जो आपकी गई थी, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जो बच्चे आपकी चल रही थी, लेट से वो 3 करोड़ रुपए चल रही थी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको पता है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो सेल दिखा रहा है, ट्रेडिंग मान लो या फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिवेन्यू है,
वो 3 करोड़ से ज्यादा का चल रहा है। क्यों भाई? अभी इसकी रिटर्न नहीं आई है, अभी इसकी कंसेंट नहीं आई है, तो और एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं सेल। तो भाई आपका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो पता है क्या कहता है? वो ये कहता है एंट्री फ्लिप कर लो भाई। ठीक है, अभी नहीं आई ना एंट्री, अभी आपकी सेल नहीं हुई है, तो क्या करो, एक एंट्री तो ये वाली कर लो आप अपनी बुक में, जिसमें आप सेल को रिवर्स कर दो या फिर रिटर्न कर दो, ठीक है, और डेटर्स को यहाँ पर आप दिखा दो कि भाई अभी हमारे पास डेटर्स नहीं है और नहीं ये चीजें, बिकॉज आपने क्या करा होगा, 3 करोड़ रुपए की सेल और 3 करोड़ रुपए के बैलेंस शीट में डेटर्स दिखा रहे होंगे, तो उसको कम कर लो। ऑडिटर्स भी आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या भाई, इन्वेंट्री जो उसके पास पड़ी हुई है आप अपने अकाउंट पे बुक करो कि भाई वो इन्वेंट्री हमारे पास है। क्यों? क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक कम आने का मतलब है, आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या आ रहा है, कम आ रहा है, दैट मीन्स आपका क्लोजिंग स्टॉक कम आ रहा है, तो भाई आपका रेवेन्यू जो प्रॉफिट है वो भी तो इफेक्ट हो रहा होगा। मैं क्या कहता हूँ, आप उन सब चीजों को हटा दो, आप सिंपल, मैं आपको अपनी आपके 11th के कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूँ, ठीक है। 11th के कॉन्सेप्ट में एक चीज देखना, उसी से मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सेल्स ऑब्वियसली आप इधर लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, लेट से आप क्या बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ठीक है, सेल्स लिखते थे बच्चे आप इधर, ठीक है, और आप लिखते थे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, ये दो चीजें लिखते थे आप यहाँ पर। अब आपने क्या कर रखा था, 3 करोड़ से अपनी सेल एक्सेस दिखा रखी थी और क्लोजिंग स्टॉक आपका 3 करोड़ रुपए से कम था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं इसमें रिवेन्यू में मान लो कोई इफेक्ट नहीं आया भाई, कैसे नहीं आया इफेक्ट? पहली बात तो ये कि क्लोजिंग स्टॉक आपका 3 करोड़ रुपए का नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है, कॉस्ट पे बुक होगा। किस पे बुक होगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है, दोनों में से जो लोअर हो उस पे बुक होगा। और आपने जो सेल बुक करी होगी वो ऑब्वियसली प्रॉफिट पे बुक कर रखी होगी, तो प्रॉफिट पे ऑब्वियसली कोई ना कोई असर तो आ ही रखा होगा। तो आपकी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है, पहली एंट्री तो कहता है कि भाई अपनी सेल खत्म कर लो, दूसरी एंट्री वो कहता है कॉस्ट और एनआरवी जो भी हो उसमें आप अपना क्या बुक कर लो, आप अपना क्लोजिंग स्टॉक बुक कर लो, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आप करोगे इन्वेंट्री विद डेटर्स लिख लो या फिर इन्वेंट्री लिख दो, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, आप सिंपल यही एंट्री करेंगे। और इस एंट्री की आप एडजस्टमेंट में लिख सकते हैं कि भाई कि जो सामान किसके पास है, हमारे डेटर्स के पास, ऑन रिटर्न बेसिस वो हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है जो सेल अभी हुई ही नहीं उसको क्यों मान रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है ना ही आपने इसका इनवॉइस क्रिएट करा होगा, बस आपने इसका एक परफॉर्मा दिया होगा ज्यादा से ज्यादा। तो अब जब अगली बार आप इनवॉइस बनाओ तो उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बना लेना, इस फाइनेंशियल ईयर की हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे बुक कर दिया, बंद कर दिया हमने। तो सिंपल क्या है, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ट्रेडिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। और याद रखना क्वेश्चन में कॉस्ट और एनआरवी में जरूर खेलने की कोशिश की होगी, जो भी लोअर हो ये भले ही कॉस्ट या फिर एनआरवी उसे कंसिडर करके चलना। और आगे आप जब अपने अगले पढ़ाव पे चले जाएंगे इंटरमीडिएट में, तो आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का भी एक एएस पढ़ेंगे जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी दी जाएगी कॉस्ट और एनआरवी की केसेस की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।